ठीक है। तीन नंबर है ना? पुराना सारा सोचते हैं एक जगह पीडीएफ रहेगी तो इजी रहेगा, कुछ चीजें पीछे की बतानी पड़ती है, उतने में कमरा बिल्डिंग सब बदल जाता है। फोटो सिस्टम्स, हम फोटो सिस्टम्स तक पहुंचेंगे। पिछली क्लास में मैंने तुमको पिगमेंट्स वाली बात बता दी थी कि पिगमेंट कितने होते हैं, क्या करते हैं, दो टाइप के बताए, एसेंशियल होते हैं और एसेसरी होते हैं। ठीक है, अभी बात ऐसी है कि इनमें से किसका रिलेशन O2 के लिबरेशन के साथ है, इस बात को प्रूफ करता हुआ एक ग्राफ और है, ये वाला। अच्छा, इस ग्राफ को देखने के बाद एक बात तो पक्की हो गई कि जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए है, वैसे ही वैसा क्या दिख रहा है, एक्शन स्पेक्ट्रम। राइट, ये क्या बता रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्लोरोफिल ए ही है शायद जिसके कारण ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है, या ये कहिए कि ये तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा है कि O2 लिबरेशन में क्लोरोफिल ए का पार्टिसिपेशन है। ठीक है, ऐसा हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं। ठीक है, कह देते हैं। liberation of O2 and light absorption by chlorophyll A. Establishment of
रिलेशन, यहां पे ऐसे ही दिख रहा है, क्या लिखा है, सुपर इम्पोज्ड ऑन एक्शन स्पेक्ट्रम सुपर इम्पोज्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यही लाइन लेकिन वर्ड थोड़े से चेंज, कैसे लिखना है, एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए इज सुपर इम्पोज्ड बाय, लो समझ गए, क्या बदल दिया, सीक्वेंस बदला है ना, तो वर्ड भी बदलेगा, एक्शन स्पेक्ट्रम। किस बात पे ध्यान देना है, पुराना जो हम लोग पढ़ चुके थे उसके अंदर मैंने कहा था कि दैट रेड पर ध्यान देना, रेड पर क्या होता है, ज्यादा O2 लिबरेट होती है ना, मैंने कहा था ध्यान दो किसके ऊपर, ब्लू पर O2 ज्यादा लिबरेट होती है, और हम लोग कह रहे हैं कि वही कलर भी या फिर उसी पर लाइट का एब्जॉर्प्शन भी कैसा है, ज्यादा, जिस पे क्लोरोफिल लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है उसी पर ऑक्सीजन भी ज्यादा लिबरेट हो रही है। अच्छा, बाकी किसी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैच करोगे तो यहां से इतना रिलेशन नहीं आता, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कैरोटीनॉइड्स अनरिलेटेड हो गए, क्लोरोफिल बी रिलेट नहीं कर रहा है, जो रिलेशनशिप दिख रहा है वो किसका है, क्लोरोफिल ए का। तो बात तो सही, ये कंफर्म हो गई बात, ऐसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कंफर्मेशन है ही। अब देखो, एक पर्सन थे, उनका नाम है एमरसन, ठीक है, एमरसन करके एक साइंटिस्ट हुए, एनसीईआरटी में इनका मेंशन नहीं है, लेकिन आगे के टॉपिक पे बढ़ने के लिए इनका नाम आना चाहिए। ये भी एक्शन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, पहला किससे बनाया था, TW एंजलमैन ने। मैंने कहा भी था पहला तब बोलते जब कोई दूसरा और तीसरा हो, अकेले दौड़ा और फर्स्ट आया नहीं बोला जाता, समझ गए, ठीक है। तो एंजलमैन ने पहले एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया था, उसके बाद के लोगों ने भी एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया जिसमें एमरसन का भी नाम आता है। तो एमरसन क्या कहते हैं, वो एमरसन ने कहा कि दैट लाइट एब्जॉर्प्शन, वो भी कैसा, मोनोक्रोम, सिंगल कलर, यानी इन्होंने भी कलर को क्या किया, स्प्लिट, या लाइट को क्या किया, स्प्लिट किया है बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर टू स्टडी O2 लिबरेशन। ये भाई O2 लिबरेशन के लिए एक नया वर्ड यूज कर रहा है, उस वर्ड को मैं बोलूंगा क्वांटम यील्ड, उसको क्या बोल रहे हैं, क्वांटम यील्ड बोल रहे हैं। अब देख तो ऐसे ये रहा है कि क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो इसका मतलब ये है कि O2 का लिबरेशन एक जैसे रहना चाहिए था ना, अगर क्लोरोफिल ए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। शुरू से वेवलेंथ बढ़ाने पर 700 तक पहुंचने पर O2 का लिबरेशन बढ़ता चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहता है ब्लू पे ज्यादा निकली, ठीक है, उसके बाद ग्रीन पे नहीं निकली, फिर O2 फिर से लिबरेट हो रही है रेड में, लेकिन रेड में लगातार बनी हुई रहती नहीं है। तो उनके हिसाब से क्वांटम यील्ड यानी O2 का लिबरेशन उसके हिसाब से क्या है, फॉल इन O2 लिबरेशन। देखना नीचे आ गया ना डंडा, चाहे काली वाली देखो, देखो नीचे आ रही है, ये O2 लिबरेशन है, नीचे आ रहा है कहां पर, 700 की तरफ, एट रेड रीजन, उसको वो क्या कहता है, रेड ड्रॉप। और हमें भी ये पता लग रहा है कि क्लोरोफिल एक कंटिन्यूसली 700 नैनोमीटर और उससे ऊपर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। ऊपर की बातें देख, रिलेशनशिप, ओके, भाई ने कहा रेड ड्रॉप देख रहा है, उसने क्लोरोफिल ए के बारे में कुछ नहीं कहा है, उसने सिर्फ क्या बातें कही हैं, उसने कहा है कि अगर मैं O2 लिबरेशन को पढ़ूं तो मैं रेड के अंदर फॉल देखता हूं, इस फॉल को नाम देता है रेड ड्रॉप, यानी एक लिमिट के बाद शायद O2 लिबरेट नहीं होगी, या फिर इसका मतलब है लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी। लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, पिगमेंट। पिगमेंट कौन हो सकता है, पता नहीं, अब यहां पे लग रहा है इसको देखकर कि वो पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल ए। रिलेट करें, ये सारी चीजें पता लगेंगी ऐसे। अब भाई करते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट, वो कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ देते हैं, मोनोक्रोम से बाहर निकलो, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स दो। जैसे व्हाइट लाइट है, सनलाइट जो है व्हाइट लाइट है, उसके अंदर 7 कलर है, तो वो मोनोक्रोम नहीं है। मोनोक्रोम का मतलब होता है ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ऐसे अलग अलग कलर की वेवलेंथ को देना। यहां पे मोनोक्रोम से बाहर निकल के वो कहता है कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ दूं, सेम पर्सन, क्या नाम,
एमरसन। On providing a combination of a short and a long wavelength of red region। इस भाई ने नई चीज ऑब्जर्व करी, इंक्रीज्ड क्वांटम यील्ड, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन लिबरेट हो गई। अरे सिंगल के लिए कम और कॉम्बिनेशन के लिए ज्यादा। तुम तुक्का मारो, ऐसा कैसे हो सकता है? मारो। इसको वो कहता है इंक्रीज, है ना, इंक्रीज, इसलिए नाम दिया एनहांसमेंट इफेक्ट। हाँ, क्या लगता है तुम्हें? वेवलेंथ बढ़ाते रहने पर O2 लिबरेशन बढ़ा नहीं, लेकिन दो डिफरेंट वेवलेंथ देने पर O2 का लिबरेशन बढ़ गया। ये तो ऐसी बात है जैसे हमने किसी और को काम करने के लिए बोल दिया हो साथ में, यार उससे अकेले नहीं हो रहा, तू भी चले जा, जल्दी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी मोर देन वन, देयर इज समवन हु इज मोर देन वन इन नंबर एंड इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी, कि प्रोसेस में एक से ज्यादा यूनिट शायद काम करती होगी। आइडिया दे दिया। तो रेड ड्रॉप और एनहांसमेंट इफेक्ट यही बोलते हैं। अच्छा सुनिए, एनहांसमेंट इफेक्ट किस में देखा गया? इन ऑल दोज हैविंग क्लोरोफिल ए, जिनके पास भी क्लोरोफिल ए है, उन्हीं में देखा गया। डन, कि ऑक्सीजन का लिबरेशन क्लोरोफिल ए की हरकत है, और नंबर दूसरा क्लोरोफिल ए एक जैसा नहीं होता, एक से ज्यादा टाइप का होता है। समझे? ये रेड ड्रॉप और एनहांसमेंट इफेक्ट आइडिया दे देते हैं, या कहिए फाउंडेशन ले कर देते हैं इस बात की कि फोटो सिस्टम दो हैं। दो ही क्यों हैं, ये अलग एक्सपेरिमेंट है, वो हम लोग नहीं पढ़ते। एक से ज्यादा है, आइडिया लग चुका था। तो यहीं से बात चालू होती है, जिसे हम लोग कहेंगे फोटो सिस्टम्स। उसमें देखो कैरोटेनॉइड शील्ड पिगमेंट ऐसा लिखा है हमने, कैरोटेनॉइड लिपोक्रोम ऐसा लिखा है हमने लास्ट क्लास में। दोनों वर्ड, शील्ड पिगमेंट, लिपोक्रोम्स, लिपिड सॉल्युबल लिपोक्रोम्स, और प्रोटेक्शन करता है इसलिए शील्ड पिगमेंट्स, ऐसा कुछ लिखा है। प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की लाइंस देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाले ग्राफ के बाजू की लाइंस देखो। कैरोटेनॉइड ने छोटी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी, वाइडन द रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, है। 2 पॉइंट होने चाहिए वहां पे, एक के बाद एक लिखा है। जहां एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ था ना, अरे यहां नहीं रे, नहीं लिखे पूरे, ठीक है। क्यों क्यों नहीं लिखा? पीडीएफ तो आई जाती है। तो क्यों लिखें? डन। क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में भी अप्रेस्ड नॉन अप्रेस्ड रीजन ऐसा कुछ बनाया होगा। कहाँ है फोटो? हाँ है। डन है। अब देख, हम यही बात लिख भी लेते हैं।
red drop and enhancement effect laid foundation for नहीं, ए नहीं लिखता, 1 लिखूंगा। आइडिया ऑफ 2 फोटो सिस्टम्स। नंबर 2, chlorophyll A association in liberation of O2। ये चीज हम लोग मेंशन करते हैं कि रेड ड्रॉप एंड एनहांसमेंट इफेक्ट लेड फाउंडेशन फॉर आइडिया ऑफ 2 फोटो सिस्टम और दूसरा क्लोरोफिल एसोसिएशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन पहले सुनिए। एक्चुअली में केवल एक पिगमेंट नहीं है, प्लांट के अंदर ढेरों पिगमेंट हैं एक ही साथ। वो जो हम लोगों ने थाइलेकॉइड पर पिगमेंट की लोकेशन बताई है, उसमें कई सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और सारे पिगमेंट मिलकर बनाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। Hundreds of pigments are involved in, are present, bound to प्रोटीन्स। यहां मिस्टेक हो सकती है, अलग से लिख रहा हूं प्रोटीन्स। टू कंस्टिट्यूट LHCs, फुल फॉर्म लाइट हार्वेस्टिंग, मीनिंग क्या हो गया, लाइट एब्जॉर्ब करने वाले कॉम्प्लेक्सेस। राइट, आप इसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। अब इस कॉम्प्लेक्स में अलग अलग पार्ट होंगे। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी इन पार्ट्स के चक्कर में क्या हो जाएगा, 2 टाइप का हो जाएगा। अब पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे यहां लिखता हूं मैं पहले, ये है रिएक्शन सेंटर। जैसे ये क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये रास्ता इलेक्ट्रॉन जा रहा है भाई, ये क्या है, फोटोन आ रहे हैं। ये जो है ये बनाएंगे एंटेना। एंटेना में कौन से पिगमेंट है, लास्ट क्लास में पढ़ा था, एसेसरी पिगमेंट्स। एंटेना में एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। क्या इनसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ना, नहीं होता। और रिएक्शन सेंटर में कौन सा पिगमेंट है, तो मुझे भी मालूम है, इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, एसेंशियल, यानी क्लोरोफिल ए। तो जब किसी चीज को 2 पार्ट्स में बांटते हैं या कहते हैं फोटो सिस्टम 2 हैं, तो इसका मतलब उनमें डिफरेंस है और उसका आधार क्या है। राइट, अगर वो अलग अलग हैं तो किस आधार पर हम लोगों ने फोटो सिस्टम 1 और 2 ऐसे नाम दिए होंगे। सुनिए, कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं, तो वो कहते हैं कि दैट differ firstly in a molecule of, मीनिंग है इसका काइंड ऑफ, क्लोरोफिल ए। अच्छा, प्राइमरी डिफरेंस यही है। और क्लोरोफिल ए क्या होता है, रिएक्शन सेंटर। ये पहला डिफरेंस है। अभी मैं डिफरेंस की लाइन लगा दूंगा, मैंने प्राइमरी डिफरेंस बताया है और इस बेसिस पे नाम दिया गया इनटू
LHCs of PS1 and PS2, यानी LHC जो PS1 में आएगा उसका नाम LHC1, PS2 में आएगा उसका नाम LHC2, राइट। इस तरीके से हम लोग बताते हैं। क्या सेम देखने को मिलेगा, बोलूंगा LHC में एंटेना के पिगमेंट मॉलिक्यूल सेम है, अलग क्या है फिर, लिखा तो है ऊपर रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए। अभी बनाते हैं उसको, लिखते हैं सारी चीजें उसके बारे में। ये डायग्राम है, हम दो फोटो सिस्टम को कंपेयर करेंगे, नाम कैसे मिले वो भी जानते हैं। तो लोग अलग अलग तरीके की बातें बनाते हैं। मतलब नाम देने का कारण है कि जो पहले डिस्कवर आया पहले आओ पहले पाओ। जो पहले डिस्कवर हुआ उसका नाम बना PS1, जो बाद में डिस्कवर हुआ उसका नाम बना PS2। तो पहला डिफरेंस रिएक्शन सेंटर का है। रिएक्शन सेंटर के बाद दूसरा डिफरेंस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का है। नंबर तीसरा, रिएक्शन सेंटर अलग क्यों है यार, है तो क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए क्या अलग अलग फॉर्म का क्या मतलब है, मतलब अलग अलग लाइट एब्जॉर्ब करता है, यानी एब्जॉर्प्शन पीक का डिफरेंस। डन है। नेम्ड आफ्टर सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, राइट, पहला डिफरेंस। और देखो डिफरेंस पे आ रहे हैं, कह रहे हैं रिएक्शन सेंटर का डिफरेंस होता है। तो रिएक्शन सेंटर का जब डिफरेंस होगा तो इसका मतलब है क्या का डिफरेंस है, एब्जॉर्प्शन पीक का, या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, ऐसा वर्ड भी यूज करते हैं। वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड, कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। चलो ठीक है, लाइन लगा देंगे भैया। यहां पे पहले डिस्कवर हुआ इसलिए नाम क्या बना PS1, ये बाद में डिस्कवर हुआ नाम क्या बना PS2। रिएक्शन सेंटर यहां पर होता है P700, यहां होता है P680। एब्जॉर्प्शन पीक यहां पर आएगी लैम्डा 700 नैनोमीटर के बराबर हो,
पीक की बात हो रही है ना, 700 नैनोमीटर। इसको लिखूंगा कितना, 680 नैनोमीटर। यानी एब्जॉर्ब कौन सी वेवलेंथ करेंगे, लेस देन इक्वल टू 700 नैनोमीटर। लेस देन इक्वल टू किसको एब्जॉर्ब करेंगे, 680 नैनोमीटर। यानी बड़ी वेवलेंथ पे कौन बंद हुआ, PS1 या PS2, PS2। रेड ड्रॉप किसके कारण आया, PS1 या PS2, PS2। दिख गया, आरओपी यही है। शट डाउन एट हाई वेवलेंथ एंड कॉज्ड रेड ड्रॉप। अच्छा चलो, इसका एक और एक एविडेंस अभी आना है, बताता हूं, अभी तो डिफरेंस बाकी है ना, अभी तो इनकी लोकेशन पढ़नी है, इनका अबंडेंस पढ़ना है, इनका फंक्शन पढ़ना है। डन। नेक्स्ट, लोकेशन ऑन thylakoid membrane। abundance, towards stroma, this one towards lumen, in non-oppressed regions of granule lamella एंड स्ट्रोमल लैमेला। मतलब दोनों जगह, डायग्राम देख लो पुराना बनाया हो तो। और यहां बात करते हैं इन अप्रेस्ड रीजन्स, ऑफ ए ग्रेनल लैमेला, सॉरी ग्रेनल लैमेला। और स्ट्रोमल लैमेला तो एप्रेस रीजन होता ही नहीं ना, राइट? पुराने डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने कहा था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में भी डिफरेंस होता है। जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर से निकला वो भी अलग अलग हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1 के लिए लिखते हैं FRS, पूरा नाम होता है फेरोडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस। यहां पढ़ते हैं PHAE, शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम होता है फियोफाइटिन।
रोल्स या इन्वॉल्वमेंट कहां कहां जुड़े हुए हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ CO, सॉरी, O2, मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर। एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ, बोला ना, दो फोटो सिस्टम डेटा आर ऑपरेटिंग simultaneously. Answer is B. A few normal seedling of tomato were kept in dark room. अब ये मैं बता देता हूं, क्लोरोफिल के सिंथेसिस में दो स्टेजेस हैं। जिसमें हम लोग कहते हैं कि दैट इट रिक्वायर्स लाइट, उसमें लाइट की जरूरत होती है। अगर लाइट नहीं मिलेगी तो पौधा कैसा हो जाएगा? येलो, या कैसा रह जाएगा? येलो। इस तरीके का येलो प्लांट जो जेनेटिकली येलो नहीं है, लाइट न मिलने, क्लोरोफिल न सिंथेसाइज होने के कारण कैसा हुआ है? येलो। उसे क्या कहते हैं? इटियोलेटेड।
वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लेडोफोरा, सुना सुना लग रहा है, कौन होता है ये? ग्रीन एल्गी। फिलामेंटस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था तो आइसोगेमीट्स, मोटाइल गेमीट्स। इन सस्पेंशन ऑफ एजिडोबैक्टर, कैसा बैक्टीरिया ये? एरोबिक। अरे टीडब्ल्यू एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम का, वहां पे नाम है। एंड इल्यूमिनेटेड मतलब क्या दे दी? सनलाइट। कल्चर बाय स्प्लिटिंग लाइट थ्रू प्रिज्म, डन, वही है। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड। आंसर इज डी। चलो मैच करो। कैरोटीनॉइड, येलो टू ऑरेंज रेड, ज़ैदोफिल येलो, क्लोरोफिल बी ब्लू ग्रीन येलो ग्रीन, क्लोरोफिल है ब्लू ग्रीन। ठीक है, आंसर लग जाएगा ऑप्शन ए। लिखना नहीं है, जान लीजिए। हम कहते हैं कि अगर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट को तो उससे होने वाली एक्टिविटीज क्या हैं? वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जब लाइट एब्जॉर्ब होती है तो उसके अंदर है एनर्जी। लाइट, फोटोन, और फोटोन में एनर्जी। जो भी एनर्जी पार्टिकल है उसे हम लोग क्वांटम भी कहते हैं, राइट? उसे हम क्वांटम भी कहते हैं। तो फोटोन भी क्वांटम है, फोटॉन्स क्वांटा, फोटोन क्वांटम। तो हमने कहा कि जब ये इंसिडेंट हुए, फोटोन आए, तो अब इसके बाद किसी सरफेस को इन्होंने एनर्जी दी। जब किसी जगह पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो शायद गर्म होती है, राइट? अब अगर वो ऐसी जगह पे हुई जिसमें से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी ले ली, राइट? अब वो इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी का है या तो धड़ाम से वापस गिरे और लाइट वापस दे दे, मतलब क्या हो जाए? चमकने लगे। तो फोटोन निकलना हुआ वापस, कि फोटोन गया, इलेक्ट्रॉन को निकाला और वापस इलेक्ट्रॉन के आने पर फोटोन निकल गया। तो कलर एमिट कर सकता है। अगर डिलेड कलर एमिशन होगा तो फॉस्फोरोसेंस, इमीडिएट कलर एमिशन हो तो फ्लोरोसेंस कहलाता है। तो ये प्रॉपर्टी बता रहा हूं, लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद क्लोरोफिल के एक्साइटेड स्टेट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, कि या तो वो कलर एमिशन कर सकता है, यानी फोटोन निकलेंगे उसमें से। नंबर दूसरा हो सकता है ये जो इलेक्ट्रॉन उससे निकला है यानी एक्साइट हुआ है वो आगे किसी पाथ में जाए यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो में, और तब अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दे। इलेक्ट्रॉन जब जब बहता है उसके पीछे प्रोटॉन रहता है, पढ़ा था हमने। रेस्पिरेशन में भी ऐसे ही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के कारण प्रोटॉन फ्लो होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग शिफ्टेड टू प्रोटॉन्स, वो प्रोटॉन्स के पास जा रही है। अब ऐसे में हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन लौट के वापस कहां जाए? रिएक्शन सेंटर में। या फिर हो सकता है वापस न आए, ठीक है, हो सकता है वापस न आए, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि दैट तब के केसेस में अगर वो वापस नहीं आ रहा तो वो किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया होगा, लगता है। तो ये हो गई चौथी पॉइंट्स। ये चार चीजें जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए थी। क्लियर? तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं। अब है हमें जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। मैं तो ऐसे ही कहता हूं ना, लाइट रिएक्शन का सीक्वेंस क्या है, लाइट रिएक्शंस के अंदर होता क्या है? तो लाइट रिएक्शन के अंदर होते हैं चार स्टेप्स। पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दूसरा होगा एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, तीसरे को हम लोग मेंशन करेंगे एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन फ्लो एटीपी सिंथेसिस के साथ कपल्ड होता है तो वो भी लिख दिया। अगर इलेक्ट्रॉन लौट के वापस नहीं आए तो इलेक्ट्रॉन का सोर्स चाहिए, और वो कौन होगा? वाटर। तो इस स्टेप को लिखूंगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये स्टेप्स है बेटा, ये चार स्टेप्स हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। लाइट एब्जॉर्ब हुई, उसके लिए पिगमेंट चाहिए था, किसने निकाला इलेक्ट्रॉन? क्लोरोफिल। ए ने निकाला, ये भी हमने पढ़ लिया। अब बात आती है किसकी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की।
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमनली कैसा होता है? डाउनहिल, मतलब किसी रेड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ होता है। ठीक है, नॉर्मली हम ऐसा कह सकते हैं। डाउनहिल का मतलब क्या होगा? इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। राइट, ऐसा कुछ पढ़ा जाता है। फ्रॉम reducing agent to oxidizing agent। इनमें से कोई भी, लेकिन यहां तो कुछ अलग है ना। यहां कहां से स्टार्ट हुआ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्लोरोफिल के अंदर से, यानी रिएक्शन सेंटर से। और क्या खुद चालू हुआ इलेक्ट्रॉन? ना, उसे चालू करवाया है। लाइट जब आई ना, तब जाके इलेक्ट्रॉन ने अपना ऑर्बिटल छोड़ा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बगैर एनर्जी के बाहर नहीं आया, और बाहर आया तो इसलिए उसका फ्लो क्या कहलाएगा? अप हिल। फ्रॉम रिएक्शन सेंटर टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज नॉट डाउनहिल, इट इज अपहिल। इसका मीनिंग, रिएक्शन सेंटर माने क्लोरोफिल ए गुड रेड्यूसिंग एजेंट, सॉरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। जो इलेक्ट्रॉन खुद दे देता वो रेड्यूसिंग एजेंट होते। यहां तो लेना पड़ रहा है उससे। इसका मतलब है कि वो रेड्यूसिंग एजेंट नहीं, वो कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग। पहले अपहिल है। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन thylakoid membrane इज आइदर, या तो वो साइक्लिक होगा या फिर नॉन साइक्लिक। where electron returns to the reaction center। ये रिएक्शन सेंटर पर वापस आ गया, और इधर नॉन साइक्लिक में वेयर इलेक्ट्रॉन इज पास्ड ऑन टू अ हाइड्रोजन कैरियर। एक हाइड्रोजन कैरियर को पास हो गया है, नाम है उसका NADP, और इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा। ये बेसिक डिफरेंस है। अब क्योंकि मुझे पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ATP सिंथेसिस के साथ कपल्ड होता है, तो फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP सिंथेसिस, और फोटो मतलब लाइट।
तो इसलिए यहां पर एटीपी सिंथेसिस के भी दो टाइप हो जाएंगे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। as electron flow is coupled to ATP synthesis, here we call it as एक cyclic photophosphorylation फोटो वर्ड क्यों आया याद रखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए लाइट ने रोल प्ले किया था। और दूसरे हो जाएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। डन है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के टाइप पढ़ लेते हम लोग, क्या क्या होंगे।
एक मिनट, ये क्या हुआ? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12। जाओ 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 जाओ, तुम भी 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 जाओगे, तुम भी जाओगे, तुम भी जाओगे, तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे, नहीं आओगे, तुम नहीं जाओगे। ये पहला, ठीक है। और इसे कह रहे हैं हम लोग नॉन साइक्लिक। क्या इलेक्ट्रॉन गया तो वापस लौट कर नहीं आया? सीक्वेंस पढ़ो ध्यान से। हमने कहा कि दैट ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, और इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में ल्यूमन की तरफ कौन प्रेजेंट है? PS2। स्ट्रोमा की तरफ कौन प्रेजेंट है? PS1। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है लाइट के आने पर, दोनों पर फोटॉन्स आए, मतलब लाइट आई, ठीक है। यहां भी सनलाइट है, यहां भी सनलाइट गिरी, और यहां भी। सूरज कोई भेद थोड़ा ना करेगा, वो तो सबको एनर्जी देगा, दिया। अब यहां कहते हैं कि यहां से दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, लेकिन वो दो इलेक्ट्रॉन आगे चलते चलते किसके पास गए? NADP के पास चले गए। जब मैं NADP वर्ड देखता हूं, जब मैं ये NADP वर्ड देखता हूं, तो मैं कहता हूं NADP तो हाइड्रोजन कैरियर होता है। ये भी एक कोएंजाइम है, एक हाइड्रोजन कैरियर है, लेकिन हाइड्रोजन तो नहीं मिली इसे। इस रास्ते से कौन मिल रहा है? इसे इस रास्ते से मिल रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन, ले लिए। तब यहां एंजाइम NADP रिडक्टेज के प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADPH2। यानी इसने मीडियम से और क्या रिमूव किया? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन चेन से मिले, प्रोटॉन कहां से मिले? स्ट्रोमा से। ये कौन सी साइड है? स्ट्रोमा। ये कौन सी साइड है? ल्यूमन। ओके, एक साइड स्ट्रोमा, एक साइड ल्यूमन। PS1 अपना इलेक्ट्रॉन NADP के पास खोने के बाद में पॉजिटिव चार्ज बियर करता है। ऐसे में वो, अब वो पहले से तो चार्ज था नहीं, इलेक्ट्रॉन के जाने पर हुआ है। इसका मतलब है वो चाहता है कि ग्राउंड स्टेट में वापस लौटे। तो ग्राउंड स्टेट में वापस लौटने के लिए उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन बोरो किया। कौन देगा PS1 को इलेक्ट्रॉन? PS2। याद रखना, PS1 का इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? NADP। अब PS1 के पास कौन इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा? PS2। ये रास्ता फिर वैसे ही है, यहां पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन को आगे पास करते करते कहां पहुंचा दिया? PS1 में। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन फिर खो दिया, राइट। ये इलेक्ट्रॉन फिर से खो दिया। इसका मतलब PS2 के पास रेगुलरली इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती रहेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता है, तो फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की रिक्वायरमेंट हो जाती है, और वो कौन होगा? वाटर। तो वाटर को तुम क्या लिखोगे? वाटर वो है जिसने आखिरी इलेक्ट्रॉन दिया। क्या लिखेंगे? अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की डोनर? डोनर। अच्छा, अल्टीमेट वर्ड दोनों जगह लिखा जाता है, आखिर के लिए भी लिखा जाता है और पहले के लिए भी लिखा जाता है, ठीक है। इसमें समझो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब आखिरी में इलेक्ट्रॉन दिया किसने? PS2 में। फिर सुनो, आखिरी में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया किसने? NADP ने। दिस इज अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। याद रखें, पढ़ने का फेर हुआ और तुम गए गए 5, अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो। ये एक्सेप्टर है और ये डोनर है, राइट। ऐसे इनको हम लोग अलग अलग बताते हैं। तो NADP से तब हम लोगों ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना था, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है। तो नॉन साइक्लिक बोल रहे हैं, तो उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आया, नाम NADP। नॉन साइक्लिक बोल रहे हैं तो उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर आया, नाम वाटर। जहां वाटर आया, स्प्लिट किया, तो इसका मतलब है यहां पर ऑक्सीजन लिबरेट हुई। अच्छा, इस तरीके से जब मैंने बताया कि PS1 का इलेक्ट्रॉन गया तो उसको PS2 ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे दो फोटो सिस्टम एक सीक्वेंस में काम कर रहे हैं। बात समझ में आई? पहले कौन? PS1, बाद में कौन? PS2। लग रहा है, ऐसा होता थोड़ा ना है।
लाइट तो दोनों पर एक साथ गिरी थी, दोनों से इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्साइट हुए थे। लगने में लगने के लिए कुछ भी लग सकता है। मुझे ठंडी लग सकती है, एसी बंद कर दो, दूसरे को गर्मी लग सकती है, एसी चालू करो, लगने का क्या है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये PS2 और PS1 का रोल, यहां बीच में जहां एनर्जी का ज्यादा डिफरेंस आया होगा वहां पर एटीपी सिंथेसिस के लिए केमियोस्मोसिस भी अप्लाई होगी, एटीपी बना। तो रिएक्टेंट गिनो नॉन साइक्लिक के क्या क्या है, एडीपी है, एनएडीपी है, और कौन है, वाटर। प्रोडक्ट क्या है नॉन साइक्लिक के, एटीपी है, NADPH2 है और O2 है, राइट। अच्छा देख, जितनी वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगी उतने ही एटीपी बनेंगे, उतने ही NADP रेड्यूस होकर NADPH2 बनाएंगे। यहां एक वाटर है इसलिए यहां पर एक एटीपी लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन गए अंदर, और यहां पर एक NADP रेड्यूस हुआ है। आई बात समझ में। इस तरीके से नॉन साइक्लिक की बात हुई। नंबर 2, क्योंकि इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, PS1 और PS2, क्योंकि इसमें दोनों फोटो सिस्टम PS1 और PS2 इन्वॉल्व है, इसका मतलब है ये ऐसी जगह हो सकता है जहां दोनों, बताओ कौन सी जगह जहां PS1 और PS2 दोनों होते हैं। अभी लिखा तुमने, पलटो पीछे, अभी मिल जाएगा। अकरेंस देखो ना, अकरेंस अबंडेंस की बात पढ़ो, कौन सी जगह जहां पे दोनों फोटो सिस्टम होते हैं। अरे स्ट्रोमल लेमेला कैसे है भाई, पहली लाइन में लिखा है ग्रेनल लेमेला, मिला। अबंडेंस के टर्म में लिखो ग्रेनल लेमेला लिखा हुआ है, तो उसके अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं, PS1 भी और PS2 भी। तो दिस इज नॉन साइक्लिक, ये नॉन साइक्लिक हुआ। तो नॉन साइक्लिक के अंदर मैंने कहा कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर का सीक्वेंस ऐसा दिख रहा है जैसे क्या बना हुआ हो, Z, द टू फोटो सिस्टम वर्किंग इन अ सीक्वेंस प्रेजेंटिंग अ Z स्कीम। ये गया अपहिल, फिर क्या हो गया, डाउनहिल, फिर क्या हुआ, अपहिल, फिर क्या हो गया, डाउनहिल, राइट। किसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, ये मैंने डिजाइन नहीं बनाया, ये इनकी एनर्जी है, इनकी औकात के हिसाब से इनको रखा है। बात समझ में आई, क्लियर। क्या है, ये ऊपर वाला तगड़ा रेड्यूसिंग एजेंट, ये थोड़ा कमजोर रेड्यूसिंग एजेंट, ये थोड़ा और कम रेड्यूसिंग एजेंट, थोड़ा और कम रेड्यूसिंग एजेंट, राइट। और ये तो है ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन मांग रहा है ना, ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रेड्यूसिंग एजेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजना मतलब अपहिल, न देने वाला से इलेक्ट्रॉन को आगे देने वाला, अपहिल फ्लो, क्लियर। ये है नॉन साइक्लिक। जबकि साइक्लिक इतनी सिंपल है, छुटकी सी, डन। ऐसी जगह जहां पर PS1 है और NADP रिडक्टेज नहीं है, क्या लिखता हूं, वेयर NADP रिडक्टेज इज एब्सेंट, जहां पे NADP रिडक्टेज एब्सेंट हो। ढूंढो तुम, बताओ कौन सी जगह जहां PS2 नहीं है, ऐसी जगह जहां पर PS2 नहीं लिखा हुआ, वो कौन सी है, स्ट्रोमल लेमेला। ओके, PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला, FRS के पास, ये देख, ये तो सेम है, यहां तक सेम है। नॉन साइक्लिक में भी FD यानी फेरेडॉक्सिन तक था, पीछे नाम लिखे हैं वहां पे, नहीं लिखे, चल आगे लिखे मिल जाएंगे। FD मतलब फेरेडॉक्सिन है, फेरेडॉक्सिन से आगे प्लास्टोक्विनोन आ गया, B6F आ गया, ये प्लास्टोसाइनिन है, और फिर PS1 इलेक्ट्रॉन वापस, ये स्टेप सेम रहा और यहां पर ATP बन गया, क्लियर। इलेक्ट्रॉन लौटकर वापस आए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे गए वैसे लौटकर आ गए, इसलिए पाथ कैसा है, साइक्लिक। तो देख वहां से कंपेयर कर, कितने फोटो सिस्टम थे वहां पर, 2 थे, यहां पे कितना है, 1, क्लियर। जगह बता, वो जहां पर होगा वो ग्रेनुलर लेमेला, ये कहां होगा, जहां पर NADP रिडक्टेज एब्सेंट होता है, स्ट्रोमल लेमेला। नंबर 3 उसके अंदर रिएक्टेंट था ADP, NADP और वाटर, ठीक है, यहां पर रिएक्टेंट है ADP, ओके। नेक्स्ट वहां पर प्रोडक्ट थे ATP, NADPH2, वाटर और ऑक्सीजन, यहां पर प्रोडक्ट है ATP। नेक्स्ट वहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP आया और इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर पे वापस नहीं गया, यहां पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं आता, पाथ कैसा है, साइक्लिक। अगला कि यहां, या कि ये पहले उधर नॉन साइक्लिक में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर लग गया, इसीलिए कौन है, वाटर, यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेवलेंथ बता कि PS1 PS2 दोनों काम कर रहे हैं,
इसका मतलब मुझे 680 नैनोमीटर या उससे छोटी वेवलेंथ देनी पड़ेगी नॉन साइक्लिक के लिए, या फिर कॉम्बिनेशन दे बड़ी छोटी वेवलेंथ का, ठीक है, या तो कॉम्बिनेशन में होगा या लोअर वेवलेंथ पे होगा, जबकि साइक्लिक किस पे होगा, हायर वेवलेंथ पे भी होगा और लो वेवलेंथ पे भी होगा। दुनिया ने पूछा सिग्निफिकेंट क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो बोला नॉन साइक्लिक ज्यादा कॉमनली चलती है, ठीक है, और साइक्लिक लेस कॉमन है। साइक्लिक का प्रोडक्ट तो नॉन साइक्लिक भी बना ही सकता है ना, तो इसको जबरदस्ती क्यों चलवाएं। नॉन साइक्लिक ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसलिए जहर देने के लिए प्लांट को अगर टारगेट करना है तो किसको करो, नॉन साइक्लिक को, साइक्लिक को नहीं। ऐसे एक जहर यानी हर्बिसाइड, खरपतवार नाशी का एग्जाम्पल है डीसीएमयू, डाइक्लोरोमेथाइल यूरिया। ये किसके बीच में इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, पीएस2 और प्लास्टोक्विनोन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकेगा तो एटीपी का सिंथेसिस भी रुक जाता है। ये है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ये सीक्वेंस लिखें, देख, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 8, इतने गिन रहे थे हम, ऐसे ही पूछा था मैंने, है ना। तो रेड ड्रॉप में क्या नहीं चला, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, ऑब्वियसली नॉन साइक्लिक, O2 एक ही से तो आ रही है, ठीक है। रेड ड्रॉप में क्या नहीं चलता, नॉन साइक्लिक नहीं चलता, दैट्स इट। जो प्रोडक्ट है उनके लिए नाम दिए गए हैं, कैसे कि NADPH2 अकेले को रिड्यूसिंग पावर और ATP और NADPH2 को दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। इसको बनाओ जल्दी जल्दी, टेबल टेबल बनाइएगा। अबे कहां पे कुछ भी, ओके। अरे
अगला अपने को पढ़ना है वैसे सेमी ऑस्मोसिस। आगे वेयर एटीपी एंड एनएडीपीएच2 आर यूज्ड, राइट, एक बार करेंगे उसको पता लग जाए। दूसरा